Hello and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ एंड विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज हम लोग क्या पढ़ेंगे आज. हम लोग पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल सी इज योर सोलर रेडिएशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज हीट बजट. तो ऑल टुगेदर आप देख रहे होगे कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल फॉर्मेशन से, फिर हम लोग जाएंगे सोलर रेडिएशन के ऊपर, देन विल गो टू हीट बजट. बट बिफोर दैट एक छोटी सी अनाउंसमेंट. तो यू नो व्हाट, an academy brings freedom offer on UPSC plus combo. Now take one subscription and get access to UPSC prelims plus mains plus optional batches with test series of each of them, as well as printed notes, books, doubt clearing sessions, all at heavily discounted prices. Okay, this freedom offer ends on 18th of August 2021. New batches are starting from 18th of August 2021. An academy is providing flat 27,500 off on 1 year subscription of combo batches, GS plus optional, fine, and rupees 52,000 off on 3 year pack. You can also get additional 10% discount if you use the code ARPITA, ARPITA 10. Fine. Once subscribed, you can access these batches till you give your mains attempt of the year, and you have to and you know what, for the subscription part आपको description में सारी links मिल जाएंगी. So let's get started. See, यू नो व्हाट, आज का जो टॉपिक है जो उसका नाम है सॉइल फॉर्मेशन. तो सॉइल क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बता दिया जाए. हिंदी में इसको कहते हैं मिट्टी. तो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ये मिट्टी बनती कैसे, कैसे इसका फॉर्मेशन और जो है वो होता है. तो सी, यू नो व्हाट, जो आउटर लेयर होती है आपके आपके अर्थ की, उसको वो एक्चुअली सॉइल से बनी होती है. ठीक है, आपको पता होगा कि कोर होता है, उसके बाद आउटर कोर होता है, फिर आपका मैंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है. सो दैट आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड ऑफ सॉइल. ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है ये वैरी करती है फ्यू मिलीमीटर से लेके सेवरल मीटर्स तक. यस, अगर आप बात करते हैं तो इसकी जो थिकनेस है कम से कम मिलीमीटर होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, सेवरल मीटर्स तक. ओके, इसके बाद देखो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कोई एक बहुत ही क्विक प्रोसेस नहीं, मतलब कि नहीं होता. ये बहुत स्लोली एंड स्टीडली होता है. एंड इसके लिए क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं ना ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं. सो यू नो व्हाट, ग्रेजुअल ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, अब होता क्या है, देखो जो सॉइल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. ओके, और वो प्रोसेस क्या है, जैसे आपका इरोजन हुआ या फिर वो आपका वेदरिंग. आपने पढ़ा होगा कि सॉइल इरोजन से बहुत ज़्यादा लॉस होता है पर्यावरण को. ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं सॉइल का फॉर्मेशन. तो हमने क्या पढ़ा कि रॉक्स अगर छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और टूटने के लिए जो प्रोसेस वो लोग फॉलो करते हैं, तो प्रोसेस जो उनका होता है, एक होता है वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली वेदरिंग में क्या होता है, कितनी टाइप की वेदरिंग होती है, कैसे क्या 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 होता है. तो यू नो व्हाट, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ये बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू होता है, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, इंक्लूडिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स. आपके रॉक्स का क्या हो जाता है, वेदरिंग होता है विद एंड मिक्सिंग ऑफ रॉक मटीरियल्स. और क्या होता है, जो आपके जो रॉक मटेरियल्स होते हैं उनका मिक्स हो जाता है विद ऑर्गेनिक डेब्रीज. जो आपके ऑर्गेनिक डेब्रीज हैं, लाइक आपके प्लांट लीव्स हो गया, एनिमल का जो हो गया स्किन वगैरह, सो एंड सो. ठीक है, एनिमल की डेड बॉडीज एंड ऑल. ओके, विच इज़ जनरेटेड बाय द डिके. देखो यहाँ पे बता रहा है जब प्लांट्स डिके हो जाते हैं, एनिमल्स डिके हो जाते हैं, तो उससे जो हमें मिलता है वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं सॉइल होता है. एक्चुअली वो होता है रॉक, और रॉक धीरे धीरे वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है. ओके, उसके बाद जो अदर प्रोसेस है वो है आपका स्लो केमिकल एल्टरेशन ऑफ वाटर. मतलब धीरे धीरे क्या होता है, वाटर का केमिकल एल्टरेशन होता है, वाटर जो है वो चेंज हो जाता है सॉइल के अंदर. तो ये भी आपका प्रोसेस. अब हम लोग ना डेप्थ में पढ़ते हैं कि वेदरिंग बेसिकली कितने टाइप की होती है, अभी पढ़ेंगे हम लोग. ओके, तो आप लोग देखोगे कि एक होती है आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग. तो वहाँ पे अच्छे से इन सब मैटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली वेदरिंग क्या होती है, उसके बाद विल गो टू द टाइप्स ऑफ
ऑफ वेदरिंग। तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा जो रॉक्स हैं विल बी ब्रोकन डाउन, वो टूट जाएंगे टू फॉर्म स्मॉलर पार्टिकल्स। जो रॉक्स है वो टूट जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, अल्टीमेटली फॉर्मिंग सॉइल। ओके, दैट ऑल्सो इंक्लूड जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज, जिसके अंदर जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स भी होंगे और क्या होगा, ऑर्गेनिक डेब्रीज भी होंगे। और इस प्रोसेस को होने में 500 साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इट टेक्स ओवर 500 ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल फ्रॉम हार्डर रॉक। यस, आप देख रहे हैं, मतलब कि 500 साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर जो है सॉइल बनने में फ्रॉम द हार्डर रॉक्स। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यहाँ पे जो भी फिनोमेना होता है, वॉट एवर थिंग्स होती है, बहुत ही ग्रेजुअली और बहुत ही स्लोली होती है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स है आपके सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। सी वेरियस मेथड्स बाय विच सॉइल इज फॉर्म्ड इंक्लूडिंग मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे कि मैंने बताया था, वेदरिंग भी आपके कई टाइप्स के होते हैं जिससे हमें सॉइल जो है वो मिलता है। एक होता है मैकेनिकल वेदरिंग, फिर एक होता है केमिकल वेदरिंग और एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, अब हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल वेदरिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग में जो रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं बाय फिजिकल वेदरिंग। जैसे कि क्या हो गया, फिजिकल फीचर्स के थ्रू, फिजिकली जो आपके रॉक्स हैं वो टूट जाते हैं बाय विंड हो गया, या फिर आपका रनिंग वाटर हो गया, या फिर टेम्परेचर हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि रॉक्स आर ब्रोकन डाउन with the help of winds or running waters or temperature, then that kind of weathering is called mechanical weathering. Okay, now we'll go to chemical weathering। नाम ही बता रहा है chemical weathering। तो केमिकल वेदरिंग तब होता है जब रॉक्स आपके टूटते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से जो आपके रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सॉइल्स के अंदर, एंड दिस ऑफन एंड्स अप चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। और इससे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि सॉइल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस व्हेन ऑर्गेनिज्म वीकन एंड डिसइंटीग्रेट रॉक। अब देखो यहाँ पे जो आपकी नंबर थर्ड वाली वेदरिंग है वो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। वो तब होती है जब जो ऑर्गेनिज्म है वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, जो रॉक्स हो जाती हैं वो उसमें डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करो, जो आपके रूट्स होते हैं ट्रीज़ के, वो कहाँ जाते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है सॉइल के अंदर जाते हैं। बट कभी कभी जो आपके रूट्स होते हैं वो जाते हैं जो आपकी रॉक्स का क्रैक होता है ना, उसके अंदर चले जाते हैं और इतने ज़्यादा वो मजबूत हो जाते हैं कि अल्टीमेटली दे एंड अप ब्रेकिंग द रॉक्स। ओके, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो गॉट इट। अगर फिजिकल चेंजेस के थ्रू हुआ है लाइक विंड या फिर आपका रनिंग वाटर या फिर टेम्परेचर, तो होता है मैकेनिकल वेदरिंग। अगर केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ है लाइक आपका केमिकल कंपोजिशन को चेंज हो गया है, ठीक है, तब होता है केमिकल वेदरिंग। और अगर वहीं कोई ऑर्गेनिज्म है लाइक आपका जो प्लांट है, कोई ट्री है, उसका जो रूट है वो चला गया है किसी रॉक के क्रैक के अंदर, तो वो क्या करता है, वो एंड अप करता है उस रॉक को ब्रेक होने में। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फाइन, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज सोलर रेडिएशन। ओके, सोलर रेडिएशन हमारा सेकंड टॉपिक था। तो देखिए ये जो वर्ड सोलर है ना, दिस वर्ड एक्चुअली टॉक्स अबाउट सन। सोलर का मतलब होता है सन। तो सन की जो रोशनी होती है, सन की जो रेज होती हैं, आपको पता होगा दे आर नॉट ओनली हार्मफुल बट ऑल्सो यूज़फुल। ओके, हेल्दी भी होती है। विटामिन डी जो होता है वो हमें सनलाइट से मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दोपहर को 2 बजे खड़े हो जाओ तो आपको सनलाइट मिलेगा, मतलब आपको विटामिन डी मिलेगा, नहीं। विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो बेस्ट टाइम होता है बिफोर 9 AM एंड आफ्टर 5 PM। ओके, इस बीच का टाइम आपकी बॉडी के लिए विटामिन डी को ऑब्जॉर्व करना बेस्ट जो है वो मानता है। इसके बीच के अगर टाइम में आप जाते हैं लाइक आफ्टर 9 एंड बिफोर 5 अगर आप जाते हो धूप में, तो आपको टैनिंग और बहुत तरीके के स्किन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। फाइन, चलो देखो,
अब पढ़ते हैं बेसिकली इसके बारे में कि सोलर रेडिएशन होता क्या है। बहुत सिंपल भाषा में आपको आपको बताती हूँ कि जो अर्थ का सरफेस है वो अपनी मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी होता है उसको रिसीव करता है शॉर्ट वेवलेंथ में। अब आप बोलेंगे कि वेवलेंथ कहाँ से आ गई, ये तो हम लोग फिजिक्स से पढ़ते हैं। अभी आगे बताऊंगी क्यों बता रही हूँ, बस इतना समझो आप लोग कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो अपनी ज़्यादातर जो एनर्जी होता है उसको रिसीव करता है शॉर्ट वेवलेंथ में, ठीक है। अब ये जो एनर्जी अर्थ क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आपको पता होगा अर्थ के पास खुद की कोई भी एनर्जी नहीं है। सो अर्थ के पास जो भी एनर्जी आती है वो आती है सूरज से, क्योंकि अर्थ क्या करता है, अर्थ जो है सन के चारों चक्कर लगाता है। तो ऑब्वियसली बात है सन की जो रेज हैं, सन की जो आपकी रेज हैं वो जा रही है अर्थ के पास भी। जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है, ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी एनर्जी अर्थ को मिलती है उसको हम लोग कहते हैं इनकमिंग, अंदर आने वाली सोलर रेडिएशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है इंसोलेशन। ओके, कोई आपसे बोलता है व्हाट इज इंसोलेशन, आप क्या बोलोगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग रेवोल्यूशन अराउंड द सन, जब अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो आपका जो अर्थ है वो सन से फारदेस्ट का मतलब होता है दूर। फारदेस्ट कब होता है, ऑन 4 जुलाई, ठीक है। रिमेंबर, जो आपका अर्थ है जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो अर्थ से फारदेस्ट कब होता है, ऑन 4 जुलाई। एंड उस टाइम जो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड अपिहिलियन। ओके, ये पूछता है एग्जाम में। ओके, अगर दूर है तो अपिहिलियन कहते हैं, 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है 4 जुलाई को। सेम आपका सिमिलर पैरामीटर होता है ऑन 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है, जो अर्थ होता है वो बहुत नज़दीक होता है सन के, 147 मिलियन किलोमीटर। सी द डिफरेंस, 152 था तो बहुत दूर था, जब 147 हो गया तो पास हो गया। सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरीहिलियन। ओके, कैसे याद करोगे, पेरी मतलब पास से, एपी मतलब दूर से, हिलियन जो वर्ड है इसका मतलब होता है सन। अगर सन के पास है तो पेरीहिलियन, सन से दूर है तो एपीहिलियन। डेट कौन सी है, 4 जुलाई को, दूर है 152 किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, एंड पास कब है, ऑन 3 जनवरी, 147 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, ये जो एनुअल इंसोलेशन है, ये जो आपका रिसीव करता है अर्थ ऑन 3 जनवरी, ये स्लाइटली, ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा है। ओके, स्लाइटली मोर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 4 जुलाई। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज जब दूर है तो मतलब कम ही आएगी, क्या बोलते हैं, रेस, और जब पास है तो ज़्यादा आएगी। तो वही बात है यहाँ पे ये है बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट बता रही हूँ वो थोड़ा सा फिजिक्स वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट बता रही हूँ मैं वो थोड़ा सा फिजिक्स वाला पॉइंट है। आइए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो आपका ये है ना सोलर रेडिएशन, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है, जो आपका वेव लेंथ का रेंज है 0.1 से लेके 1000 माइक्रोमीटर तक का। तो ये जो आपका रेंज है ये है किसका, सोलर रेडिएशन की वेवलेंथ का। एग्जाम में पूछता है दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सोलर, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन। तो आंसर क्या होगा, 0.1 से लेके 1000 माइक्रो आपका मीटर। ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द यूवी, मतलब कि 100 नैनोमीटर, टू द एंड ऑफ द इंफ्रारेड दैट इज 1 मिलीमीटर। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, यूवी लाइट से लेके, मतलब कि यूवी रेस से लेके इंफ्रारेड रेस तक, मतलब स्टार्टिंग होगा यूवी रेस से और ख़त्म हो रहा है इंफ्रारेड रेस के बैंड तक, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं। ओके, ये देखो, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बस किया हुआ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ये बेसिकली है क्या। इसके बाद इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसके ऊपर द हिंदू में आर्टिकल्स भी देखा था। ये सन है हमारा, ठीक है, ये अर्थ है। तो मैंने अर्थ के 4 पोजीशंस को यहाँ पे लिया है। अब मैं
आने वाली है बेसिकली किस दिन क्या होता है। तो देखिए जो सन है आपको दिख रहा होगा इधर पे और इधर पे, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये क्या है, ये नियरेस्ट है, ये पास है, ये पास है। तो जब ये पास है तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में आपकी डायरेक्ट सन रेज जा रही है। तो ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन पे हम लोग को अर्थ मतलब कि डे और नाइट क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है इन दोनों पोजीशन पे दैट विल बी सेम। ओके, डे विल बी इक्वल टू नाइट, मतलब जितना घंटा डे होगा उतना घंटा नाइट होगा। फाइन, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। अच्छा, अब आप बोलेंगे यहाँ तो वर्नल इक्विनॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑटोनमल इक्विनॉक्स लिखा है, क्यों क्यों क्योंकि ऑटोमिनल इक्विनॉक्स जो है वो पड़ता है 23 सितंबर को। एक सेकेंड, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। वो पड़ता है 23 सितंबर को, ठीक है। एंड जो आपका वर्नल है ये हमारा पड़ता है 21 मार्च को। डेज और नाइट जो है बराबर होती हैं। ओके, ये है। अब इस वाले पे आते हैं, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल है ये समर सोलस्टाइल, ये विंटर सोलस्टाइल। अब यहाँ पे क्या होता है, समर सोलस्टाइल पड़ता है इंटरनेशनल योगा डे के दिन, दैट इज 21 जून, ठीक है। और जो विंटर सोलस्टाइल पड़ता है ये पड़ता है 22 दिसंबर को। अब बात क्या है, देखो समर जो सोलस्टाइल है ये नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में क्या होता है, समर का मौसम होता है, ठीक है। और सदर्न हेमेस्फीयर में कौन सा मौसम होता है, विंटर का मौसम होता है। अगर हम बात करें विंटर सोलस्टाइल के अंदर, तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे होता है आपका विंटर्स। ओके, एंड सदर्न हेमेस्फीयर में क्या होता है, समर्स होता है। तभी देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है क्रिसमस के टाइम होता है क्या, गर्मी का मौसम। क्यों, क्योंकि आपका ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमेस्फीयर में पड़ता है और विंटर सोलस्टाइल के फिनोमेना की वजह से वहाँ पे उस टाइम सदर्न हेमेस्फीयर में समर होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू नो। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और एलाबोरेटली हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन वैरी ड्यूरिंग अ डे इन अ सीजन इन अ ईयर। ऑब्वियस सी बात है, इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो ऑब्वियस सी बात है जो अमाउंट है और जो इंटेंसिटी है वो आपका वैरी करेगी डे के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग, है ना। अगर सदर्न हेमेस्फीयर में है तो कुछ और है, विंटर हेमेस्फीयर में तो वो सदर्न में है कुछ और है, और नॉर्दर्न में है कुछ और है। ओके, ऑब्वियस सी बात है विंटर्स और समर्स ये सब जो है बहुत इफेक्ट जो है वो करेगा। सो ये अमाउंट और इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा समर के टाइम बहुत ज़्यादा हम लोगों को गर्मी फील होती है और सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, बट विंटर्स में ऑपोजिट होता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। अब नाउ विल सी सर्टेन फैक्टर्स दैट कॉज वेरिएशन इन इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको, जिनके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है और इनकी वजह से जो इंसोलेशन है ये वैरी करता है। फाइन, सो व्हाट आर द फैक्टर्स, द फर्स्ट फैक्टर इज रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको पता होगा कि जो आपका अर्थ है वो क्या करता है, वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। एंड अपनी एक्सिस पे क्या करता है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है ना। सो पहला जो आपका फैक्टर है वो है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सेकेंड जो फैक्टर है वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, जो सन का रे है। आप देखो, अगर आप जान रहे हो ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यहाँ पे आर्टिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। तो जो आपका सन है वो इक्वेटर पे डायरेक्टली करता है शाइन, ठीक है। बाकी जगह ये क्या करता है, ऑब्लिक रेज में यहाँ पे इसकी रेज जो है वो आती है। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब ये आपका डायरेक्टली कर रहा है यहाँ पे शाइन, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और वेरिएशन होगा टेम्परेचर में, है ना, क्लाइमेट में। ओके, तो ये सेकंड फैक्टर है। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है कि लेंथ ऑफ द डे। आपको पता होगा कि 24 आवर्स होते हैं, बट अगर मैं बात करूँ इक्विनॉक्स की, तो इक्विनॉक्स में डे और नाइट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। सो ये जो फिनोमेना है कि लेंथ ऑफ द डे, ये भी आपका एक तरह से वेरिएशन का फैक्टर है इन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है।
नेक्स्ट है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर के ऊपर भी सोलर रेडिएशन बहुत डिपेंड करता है। मान लीजिए क्लाउडी डे है, क्लाउड्स हैं, ठीक है, रेनी डे है, तो ऑब्वियसली बात है फर्क तो पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। अगर कोई लैंड एरिया है जो समुद्र के, जो वाटर बॉडीज के पास है, तो वहाँ पे फिनोमेना होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का। वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कभी भी वहाँ पे एब्सोल्यूट गर्मी या एब्सोल्यूट ठंडी नहीं होती है। दिन में जो है बहुत हॉट एंड ह्यूमिड होता है, बट रात को चिल्ड होता है। ओके, सो ये वाला जो आपका फैक्टर है ये भी एक तरह से वेरिएशन कॉज करता है इंसोलेशन के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म बताने वाली हूँ, टेरेस्ट्रियल रिंग रेडिएशन। व्हाट इट इज़, ये क्या होता है, जो इंसोलेशन है जिसको अर्थ क्या कर रहा है, रिंग रिसीव कर रहा है इन शॉर्ट वेव्स फॉर्म्स एंड हीट अप इट्स सरफेस। तो जो सन रेज है ना, वो क्या करता है, वो आपके लैंड को, अर्थ के सरफेस को हीट कर देता है। ठीक है, तो जब अर्थ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो खुद क्या बन जाती है, खुद अपने में से जो है रेस को, गर्मी को निकालती है ना। जब आप किसी चीज़ को गर्म करिए तो फिर बाद में क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है, धुआं या फिर रेस निकलता है। तो सेम चीज़ अर्थ भी करती है। तो अर्थ क्या बन जाती है, अर्थ बन जाती है रेडिएटिंग बॉडी। ठीक है, वो क्या करती है, वो जो है एनर्जी को रेडिएट करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। कैसे, लॉन्ग वेव के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, जो इंसोलेशन होता है, जो सन का रेज होता है, जो सन का रेडिएशन होता है, ये शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आता है। बट अर्थ जो आपका करती है रेडिएट, वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में आता है। ठीक है, सो दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर। ये जो आपकी लॉन्ग वेव वाली एनर्जी होती है, ये एटमॉस्फेयर को नीचे से गर्म करती है। क्योंकि देखो, सन तो ऊपर से शाइन कर रहा है, तो सन तो ऊपर से कर रहा है, ऊपर से ये तो शॉर्ट वेव मतलब कि शॉर्ट वेव की है। पर जो आपका नीचे से गर्म कर रहा है वो आपका लॉन्ग वेव का है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, इस तरह के फिनोमेना को, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब कि रेडिएशन तो हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, वो अर्थ से हो रहा है। जो वर्ड आपका टेरेस्ट्रियल है, इसका मतलब होता है अर्थ। गॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज हीट बजट। ओके, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बट इट्स वेरी सिंपल। बजट क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा बजट के बारे में। सबका लेखा जोखा, कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना हम लोग सेविंग करेंगे, ब्ला ब्ला। ठीक है, वो सब होता है हीट बजट। तो अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़े हीट बजट ऑफ द अर्थ। अर्थ का हीट बजट क्या होता है, इसको पढ़ने वाले हैं। तो सी वेरी सिंपल, अर्थ जो है एज अ होल किसी भी हीट को ना ही अक्यूमुलेट करती है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, और ना ही ये लूज करती है। इसका मतलब होता है कि मतलब ढीला होना, मतलब कि छोड़ना काइंड ऑफ। तो अर्थ एज अ होल, आपको बता दूँ, ना ही हीट को इकट्ठा करती है और ना ही ये हीट को जो है एक तरह से छोड़ती है। जो भी इसके अंदर हीट आती है वो आती है बिकॉज ऑफ द सन के सोलर रेडिएशन की वजह से ही अर्थ का जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और अर्थ के पास इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी होती है। ठीक है, तो बेसिकली करती क्या है, अर्थ जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है। पढ़ा होगा आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। ठीक है, आगे आएगा। तो अब यहाँ पे बाकी जो बात कर रहे हैं वाले हम लोग बात करने वाले हैं हीट बजट की। तो देखिए यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे क्या बताता है, कहता है कि दिस कैन हैपन ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल्स द अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब देखो, मैंने इस चैप्टर से पहले आपको, अभी 5 मिनट पहले आपको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में इसीलिए बताया था ताकि आपको हीट बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि अर्थ जो है अपने अंदर जो उसके पास है हीट, उसको ना ही वो गैदर करती है किसी हीट को और ना ही वो लूज करती है। वो सिंपली क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है। एंड अगर वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, सो व्हाट इट शुड डू इज़ दैट कि वो जितना अमाउंट रिसीव करे, ओके, इंसोलेशन के फॉर्म में, उतना ही अमाउंट वो क्या कर दे, वो लूज कर दे थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
तब तभी तो ये बात सच होगी, है ना। बिकॉज अर्थ के अंदर जो हीट आ रही है वो कैसे आ रही है, वो आ रही है इंसोलेशन के फॉर्म में। और अर्थ से जो हीट जा रही है वो कैसे जा रही है, वो जा रही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी चीज़ को, फिनोमेना को हम लोग अभी आगे जाके और पढ़ेंगे अच्छे से। हीट बजट से हमें जो हम लोग को है इससे अभी कनेक्शन मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट, while passing through the atmosphere some amount of energy is reflected, scattered and absorbed। yes, जब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है या फिर इंसोलेशन होता है, इन दोनों ही केस में जब भी कभी जो है आपकी हीट एनर्जी आती है या फिर जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि वापस चली जाती है। आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए कि ये आपकी रेज है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की, तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी वापस हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ से पे आई और यहाँ पे क्या होगी, बाहर होगी, तो ये क्या होगा, ये हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर ये इस मीडियम में अंदर आ जाती है तो हम लोग कहते हैं इसको रिफ्रैक्शन, ओके। और अगर मान लीजिए यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई तो क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और यहाँ पे मान लीजिए आके सरफेस से वो फैल गई, वो स्कैटर्ड हो गई, तो वही बता रहा है कि जब कोई हीट एनर्जी, जब कोई एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके, वापस चली जाती है, बैक हो जाती है। कुछ एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी चीज़ पे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट बजट। तो आप देखिए, आप देख रहे होंगे, दिस इज द पिक्चर ऑफ हीट बजट। अभी मैंने हीट बजट बताया तो नहीं है, बट मैं हल्का सा आइडिया दूँ आपको, बेसिकली इसमें है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकमिंग सोलर इंसोलेशन, ठीक है, ये आ रही है, बट कुछ क्या हो रही है, कुछ आपकी एब्जॉर्ब होगी क्लाउड के द्वारा, कुछ जो है रिफ्लेक्ट होगी क्लाउड से, कुछ क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर, डस्ट एंड ओजोन, है ना। और कुछ क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गया आपकी सरफेस के द्वारा, ये हो गया। उसके बाद जो आउट गोइंग है वो कौन सी है, एक तो रिफ्लेक्शन वाली, ये दोनों। उसके बाद क्या हो गई, जो आपकी टेरेस्ट्रियल थी वो, ठीक है। तो वो यहाँ पे बता रहा है, अब इसको पढ़ते हैं इन डिटेल। बेसिकली हीट बजट होता क्या है, तो ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए, यू हैव टू कंसिडर समथिंग। इस हीट बजट के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको स्टडी करते हैं। सो आप कंसिडर करिए कि कोई इंसोलेशन है जो अर्थ क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है अपने एटमॉस्फेयर के टॉप में, वो 100% है। सन है, सन ने क्या किया, 100% अपनी जो हीट थी वो अर्थ के ऊपर डाली, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी हीट आई, 100%, फाइन। अब इस 100% में से क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 35 जो यूनिट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस स्पेस में। अर्थ के सरफेस में आने से पहले 35% जो हीट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहाँ पे, स्पेस में। अब बाकी बचे कितनी, 100 में से 35 काट दिए, कितना बचा, 65 बचा मेरे ख्याल से। अब जो 65 यूनिट हीट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, बट अभी क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो आपकी 35% क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हुई है। तो अब इस 35 में से 27 जो है वो क्या हो गई है, वो वापस गई है, रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड, वो क्लाउड के ऊपर से क्या हो गई है, वापस हुई है, कितनी, 27। अब बाकी जो 2 यूनिट बची, बिकॉज है तो 35 में से कितना माइनस करना है, 27। अब कितना माइनस करना है, 2। ये 2 क्या हो रही है, 2 भी आपकी रिफ्लेक्ट हुई है स्नो से, और जो अर्थ के अंदर आइस कवर्ड एरियाज हैं वो, लाइक आपका अंटार्कटिका हो गया और आपका हो गया ग्लेशियर्स एंड ऑल। तो हमने कितना देखा, 27 + 2 29। अभी भी हमारे पास 6 यूनिट हीट है। अब देखो, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ अर्थ। ये पूछता एग्जाम में, व्हाट इज द एल्बिडो ऑफ अर्थ, तो एल्बिडो ऑफ द अर्थ इज द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, ये तो हमारा था रिफ्लेक्टेड वाला। अब जाते हैं हम लोग जो 65 अंदर घुस गए,
तो जो 65 यूनिट क्या हो गई, ये एब्जॉर्ब हो गई। अब इस 65 में से जो 14 है वो कहाँ एब्जॉर्ब हुई, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और जो 51 यूनिट है वो कहाँ पे हुई, वो अर्थ के सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हुई। बिकॉज एटमॉस्फेयर में तो बड़ा है काफ़ी, है ना, काफ़ी सारे लेयर से मिलके बना है। तो 14 तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई और 51 कहाँ हो गई, यहाँ पे हो गई अर्थ के सरफेस पे। तो आप देखिए 14 + 51 कितना हो गया, 65 हो गया। अब देखो जो अब क्या होता है, जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, वो रेडिएट करेगा। ये जो 51 यूनिट ऑफ जो आपकी अर्थ का सरफेस ने एब्जॉर्ब किया है, इसको ये क्या करेगा, ये वापस भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, देखो इसको मिली थी 65, बट अर्थ को बेसिकली कितनी मिली, 51। और इसी 51 को क्या करेगा, अर्थ जो है वापस भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए ऑफ दीज, इसी 51 में से 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली। अब इसी 51 में से 17 यूनिट क्या हो जा रही है, डायरेक्टली स्पेस में चली जा रही हैं। और जो रिमेनिंग 34 हैं वो क्या हो जा रही है, वो उसको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से यहाँ पे दिख नहीं रहा, आप देख रहे होगे काफ़ी कुछ है इधर उधर हो जा रहा है। 17 तो स्पेस में गई और 34 क्या हो गई, इसको एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। 6 यूनिट अब्जॉर्ब डायरेक्टली बाई एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से क्या हुआ, 34 को एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर ने। अगर इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़े तो हम देखेंगे ये कि 6 यूनिट क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व किया है एटमॉस्फेयर ने डायरेक्टली। और 9 यूनिट को किया गया है थ्रू कन्वेंशन एंड टर्बुलेंस। ये कुछ आपके डिस्टर्बेंस होते हैं, कन्वेंशन और टर्बुलेंस के थ्रू जो है वो 9 यूनिट को एब्जॉर्व किया गया है। एंड 19 यूनिट को कैसे किया गया है, थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये एक तरह से मैंने बस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप देखो कि 9 + 19 + 6, ओके, ये कितना होगा, ये पूरा हो गया 34। ओके, तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर का लेखा जोखा। बाकी 17 तो स्पेस में गए था। अब 48 यूनिट्स एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, 14 फ्रॉम इंसोलेशन प्लस 34 प्लस फ्रॉम टेरेस्ट्रियल आर ऑल्सो रेडिएटेड बैक इनटू स्पेस। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 48 यूनिट, ठीक है, जिसको एब्जॉर्व किया था एटमॉस्फेयर ने। अब बोलो कि 48 कहाँ पे हो गया, देखो एक तो आपका ये वाला हुआ, ठीक है, 34 हो गया। 34 के बाद जो हमारा क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन वाला था उसको भी ऐड किया गया है। तो उसमें से बता रहा है कि 14 यूनिट क्या हुआ है, इंसोलेशन से मिला है हमें, ठीक है। जो इनकमिंग, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, इनकमिंग से मिला हुआ है, ये इनकमिंग सोलर है। एंड जो 34 है ये किससे, ये 34 प्लस है, ये मिला हुआ है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। तो ये सारा का सारा जिसको एब्जॉर्ब किया था एटमॉस्फेयर ने, उसने क्या कर दिया, इसने इसको वापस स्पेस में भेज दिया। सो आप देख रहे हो ये काइंड ऑफ मैथ्स है। क्या इतना नहीं पढ़ना, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी लास्ट में हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो दिखाई जाएगी। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल एंड क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो टोटल रेडिएशन है जो जो रिटर्न की है फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली 17 + 48 दैट इज 65, विच बैलेंस द टोटल ऑफ 65 यूनिट रिसीव फ्रॉम सन। तो फाइनली हुआ क्या, देखो जो रेडिएशन आपकी अर्थ पे वापस आई और एटमॉस्फेयर के द्वारा आई उसको मिलाएंगे तो 65 जो है वो बनेगा। एंड 65 यूनिट आपका वही यूनिट है जो सन ने क्या किया था, रिसीव किया था, ठीक है। अच्छा, अब इतना जो हमने पढ़ा 6 यूनिट 7 यूनिट, ये बेसिकली है क्या, all these is termed as the heat budget और heat balance of the earth। तो बेसिकली ये सब जो हमने पढ़ा, इतना इंसोलेशन हुआ, इतना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ, ये सब बेसिकली था क्या, ये कुछ नहीं था, ये बस था हीट बजट या फिर हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब दैट इज वाई, दिस इज द रीजन दैट अर्थ neither warms up nor cools down despite the huge transfer of heat that takes place। तो यही आपका रीज़न है जिसकी वजह से, मतलब हीट बैलेंस और यू कैन से हीट बजट इज द रीज़न बिकॉज ऑफ विच अर्थ maintains its temperature and it neither warms up
nor cool down despite having a huge transfer of heat that takes place on the surface. Okay, so this was all about आज की class. I think आपको जो है चीज़ें understand हुई होंगी, whether it was हीट बजट या फिर हीट बैलेंस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो, या हीट बजट हो, या हीट बैलेंस हो, या फिर सोलर रेडिएशन हो, या फिर समर विंटर सोलर स्टाइल हो, ठीक है, या फिर आपका सॉइल फॉर्मेशन हो वेद बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग, आपका फिजिकल केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग. ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू रैप अप, एंड आपको फिर से बता दूं कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट. एंड हाँ, सब्सक्राइब द Unacademy and take the subscription. Hurry up because the offer ends on 18 August, and make your country proud by becoming an IAS officer. Okay, and don't forget to use the code that is Arpita10 to avail the discount. तब तक के लिए सबको all the best. जय हिंद and जय भारत.